गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 12 का। आई होप आपने पहले चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, वीडियो देख लिया है। नहीं देखा है तो पहले वो कवर करो, उसके बाद ही थर्ड चैप्टर का वीडियो देखिएगा। एंड अगर आप न्यू टू माय चैनल हो, प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत सारे मैं देखता हूँ व्यूज मुझे जब आते हैं, एनालिटिक्स में पता पड़ता है कि आप चैनल विजिट कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, कभी कभार कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड कीप सपोर्टिंग। एंड लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 6 चैप्टर्स में से तीसरा चैप्टर हमारा ये पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 12 का। एंड अगेन वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर एंड बेसिक है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको इस चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जो भी यहाँ पे हम इश्यूज की बात करने वाले, की कंसेप्ट की बात करने वाले। ओके, सो थर्ड चैप्टर, की concepts and issues since 1991, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। सो भले यहाँ लिखा है सिंस 1991, लेकिन हम एक्चुअली फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1991 तक पूरा देखेंगे कि क्या इश्यूज एक्चुअली थे और क्या उसको हम टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें की हुई है और करंट स्टेटस क्या है। तो उस हिसाब से पूरा ये चैप्टर आप समझो। 3 इश्यूज इसमें हम कवर करने वाले हैं: एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, पर्सपेक्टिव्स अबाउट पोवर्टी एंड जेंडर इश्यूज। ये 3 हम टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी सा चैप्टर है। अगेन एज ऑलवेज, बुक पेन लेके बैठिए। टेक्स्ट बुक अगर फिजिकली आपके पास है तो वो लेकर बैठो। जब जब एक पेज, 2 पेज टॉपिक खत्म होता है, पॉज करो, वीडियो को रीड करो, उतना रीडिंग करो, पहले मार्किंग्स करो और फिर आगे कंटिन्यू करो। दैट इज द वे टू कवर एंड लर्न एंड कंप्लीट द स्टडी ऑफ वॉट एवर द वीडियोज यू आर वॉचिंग। एंड लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर. In the first 2 chapters we have studied the changes that have taken place in the world since 1991. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कंटिन्यूटी चल रही है सीरीज पूरी। तो अगर आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देखो, तभी जाके ये लिंक साथ में आपको सही लगेगा। We saw how the process of globalization has brought in concepts like participatory state, awareness of human rights, increasing importance of non-state actors, etc. तो ये सब हमने देखा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, ये सारी बातें कवर कर ली थी हमने। टुडे ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज लाइक एनवायरमेंट, पर्सपेक्टिव्स अबाउट पोवर्टी एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड अप्रोचेस टुवर्ड्स जेंडर हैव बिकम इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हम 3 बातें, ये 3 मार्क कर लो यहाँ पे, 3 बातें इसमें कवर करने वाले हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, पुअर्टी रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव्स और इश्यूज है, एंड जेंडर इश्यूज क्या है। This chapter looks at these issues, tries to understand how India has dealt with them. So हम उसमें देखेंगे कि इंडिया ने कैसे इन 3 इशू से डील किया हुआ है विद द वर्ल्ड व्यू ऑल्सो। एनवायरमेंट, सबसे पहले एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये वर्ड्स आपको पता ही होंगे और मैं समझता हूँ इस स्टेज पे आके आपको ये इतनी चीज तो बेसिक पता ही होनी चाहिए, एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। सो फिर भी हमें बहुत ही ये लोग लाइट वर्जन में ट्रीट कर रहे हैं एंड उन लोग खुद ही फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द एनवायरमेंट? एनवायरमेट किसे कहते हैं? इट इज एवरीथिंग दैट मेक्स अप आवर सराउंडिंग्स। जो भी हमारे आसपास आता है सराउंडिंग्स में, वो सभी को मिलके हम उसे एनवायरमेंट कहते हैं। The air we breathe, the water that covers most of the earth's surface, the plants, animals around us, and much more. It is the conditions in which a person, animal, plant lives. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की कंडीशंस में एक पर्सन है, एनिमल है, प्लांट है, वो कंडीशंस भी उसमें इंक्लूड हो जाती है एनवायरमेंट के अंदर। द नेचुरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग नेचुरली। इट also it would include soil, rock, atmosphere, air, water, climate। ये सारी वो बातें जो आपने ईवीएस में पढ़ी होगी, ग्रेड 9 10, बचपन से ही हम ये सारी चीज जानते हैं, वही बेसिक बात यहाँ पे आ रही है। देर इज ऑल्सो द बिल्ड एनवायरमेंट। दिस रिफर्स, अब ये देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, दिस रिफर्स टू सच एरियाज वेयर मैन हैज ट्रांसफॉर्म लैंडस्केप सच एज अर्बन सेटिंग्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन। द नेचुरल एनवायरमेंट इज मॉडिफाइड इनटू अ ह्यूमन एनवायरमेंट। तो पहले इन्होंने हमें बताया कि बेसिक एनवायरनमेंट क्या होता है और उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन जब ह्यूमन अपने अपने सिविलाइजेशन के लिए, अपने गेन के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, जब उस नेचर को बदल कर, जो मॉडिफाई कर कर, वो कन्वर्ट कर कर, ट्रांसफॉर्म कर कर जो रहता है, वो बन जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। The relation between economic development and environmental degradation was first placed on the international agenda in 1972। तो एकदम डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आ गए कि ये हमने पहले तो एनवायरनमेंट बता दिया, अब सीधा बोल रहे कि
दिक्कत क्या है, ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन देखा गया है एनवायरमेंट के साथ, तो वो डिग्रेडेशन का है, यानी एनवायरमेंट हम डिग्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो रिसोर्सेस पूरे जो यूज कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, ये सबका रिजल्ट में आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि एनवायरमेंट की हालत खराब करते जा रहे हैं। और पहली बार इसका इशू इंटरनेशनल लेवल पे 1972 में यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, हेल्ड इन स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1972 में, तब पहली बार इसको लिंक करते हुए इसकी इससे रिलेटेड बात की गई थी, ये इशू के बारे में बात की गई। The main purpose of the conference was to encourage and provide guidelines for the protection and improvement of human environment. तो इसका कॉन्फ्रेंस में फाइनली डिस्कशन में मेन मुद्दा यही था कि लोगों को एनकरेज करो, लोगों को एक गाइडलाइंस दो, एक रूल्स रेगुलेशन सेटअप करो, जिससे ह्यूमन एनवायरनमेंट जो ये हम क्रिएट करते जा रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में से, उसका हम प्रोटेक्ट और बेटर वे में करें, जिससे एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो या स्लो हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार्बन एमिशन एक प्रोजेक्ट था पूरा, अगर आपको पता होगा तो, हर कंट्री को एक लिमिट दी गई थी कि कितना कार्बन एमिट किया जा सकता है। तो ये एक तरह का एक एग्जांपल हो गया कि क्या क्या गाइडलाइंस में मौजूद था, क्या क्या उन्होंने कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया था। Jumping to, in 1983 the UN set up the World Commission on Environment and Development। तो एक कमीशन उन्होंने बना दिए, कमीशन का नाम था ब्रुंडलैंड कमीशन। ये एक पर्सन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रुनलैंड, उनके नाम से है ये कमीशन। उनको लीडर बनाया गया था इसमें, इसलिए ब्रुनलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है ये। द रिपोर्ट ऑफ कमीशन ऑफ 1987, अब इस कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई बाय 1987, पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उस रिपोर्ट में लिखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच हमें रखना है, एज एन अल्टरनेट अप्रोच टू वन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करना है। अब फर्क समझिए, बहुत ही एकदम की फर्क है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम करे जा रहे थे, बेहिसाब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे, गया भाड़ में कार्बन एमिट हो रहा है किसी चीज से, सीएफसीज एमिट हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रहे हैं, कुछ किसी चीज का ध्यान नहीं दे रहे, बस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये करते जा रहे थे हम। लेकिन बाद में जब हमने रियलाइज किया कि अरे भाई क्या हो रहा है, एनवायरमेंट इतना डिग्रेड होता जा रहा है, तो तब इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, यानी कि हम सस्टेन करें, हम एनवायरमेंट को जिंदा रखे, हम खुद जिंदा रहे और एनवायरमेंट को जिंदा रखे आगे की जनरेशन के लिए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। The UN General Assembly called for the UN Conference on Environment and Development as a follow-up to the report of Brundtland Commission। तो उन्होंने इस कमीशन के रिपोर्ट का फॉलो अप करने के लिए जनरल असेंबली ने एक और कॉन्फ्रेंस की थी on environment and development। The goal of the summit was to understand the concept of development that would support socio-economic development and prevent the continued deterioration of the environment। तो देखो, मैंने आपको वही बात अभी बोली कि इस चीज का गोल क्या था। तो समिट, ये जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, फिर से एनवायरमेंट डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जो की थी, उसका गोल क्या था कि ये इस चीज में पता लगाना और ये चीज प्रमोट करना कि आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट डिटोरिएट यानी डिग्रेड, यानी कि एनवायरमेंट जो खराब होते जा रहा है उसको प्रिवेंट कैसे करते रहे, ये दोनों साथ में कैसे चले, ये इस मेन समिट का गोल था। इट also aimed at creating a partnership between the developing and the more industrialized countries to ensure a healthy future for the planet। और इसमें अब दो तरह के आ जाते हैं, डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस, राइट। सो डेवलप्ड नेशंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुका था, बहुत ज्यादा वो एडवांस हो चुका था, सुपर पावर्स बन चुके थे अलग अलग वो लोग इतना डेवलपमेंट करके। तो उनका और डेवलपिंग नेशंस का एक साथ में मिलके एक उनका कंबाइंड पार्टनरशिप, जिसमें वो लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करें और कैसे और ज्यादा फ्यूचर हेल्थ कैसे बेटर रहे और एनवायरमेंट डैमेज ना हो, ये यहाँ पर
समिट में हुआ था। दिस समिट वाज हेल्ड एट रियो इन 1992। ब्राजील में रियो डी जेनेरो आपको पता ही होगा जगह, वहां पर ये समिट हुआ था 1992 में। द रियो डी जेनेरो अर्थ समिट भी कहा जाता है इसे, ऑल्सो कॉल्ड द रियो समिट, द रियो कॉन्फ्रेंस और द अर्थ समिट। तो ये तीन नाम, एक ही चीज के तीन नाम है। इसे रियो समिट के नाम से भी आप लिख सकते हो, द रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी आप इसको जान सकते हो, या सिंपल मैंने जो आपको बताया अर्थ समिट के नाम से भी इसको जान सकते हैं। सॉट टू क्रिएट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन डेवलपमेंट इश्यूज। तो ये लोग का मेन क्या था, डेवलपमेंट इश्यूज जो हो रहे हैं हमको उसके ऊपर डिस्कशन करके उसका कुछ हल निकालना। इट ट्राई टू रेज पब्लिक अवेयरनेस, इसमें ये लोग पब्लिक अवेयरनेस चाहते थे on the need to integrate environment and development. In 2002, the Earth Summit was held in Johannesburg with the goal of again bringing together leaders from government, business and NGOs. फिर से 2002 में जब ये 10 साल बाद फिर से ये समिट फिर से हुई जोहानिसबर्ग में, वहां पर फिर से सारे गवर्नमेंट लीडर्स, बिजनेसेस और एनजीओ सारे मिलके फिर से इसके बारे में डिस्कशन और इसके और बेटर क्या किस तरह से और हम बेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें वो उन्होंने किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर इंस्टीट्यूशंस एट द नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल। तो कीवर्ड हो गया ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडी। एसडी गोल्स भी होते हैं आगे जाके, अब हम इसमें आएगा तो देखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए यूएन के एसडी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये गोल सेट्स करती है कि क्या कैसा करना है। हर साल एक एक वो टारगेट करती कि कैसे कैसे चेंजेस लाने हैं पूरे वर्ल्ड में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द की वर्ड हियर। और सभी ने ये बात मानी कि सिर्फ पागल जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे नहीं भागना है, बेहिसाब एनवायरमेंट को डिग्रेड करते हुए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि एनवायरमेंट का उस तरह से डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, और ये हर लेवल पे होना चाहिए, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। इन 2012 द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अगेन हेल्ड इन रियो एंड इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड रियो प्लस 20 और रियो अर्थ समिट 2012। तो फिर से हुई थी रियो में कॉन्फ्रेंस और उसका नाम भी बताया हुआ रियो अर्थ समिट 2012। यहाँ पे एक जोहानिसबर्ग में जो हुआ था तब का उन्होंने देखो सस्टेनेबल बताने के लिए वो लोग ने गो ये बनाया हुआ है पूरा एनवायरमेंट लीफ, प्यारा सा लोगो। और ये रियो प्लस 20 का जो 2012 में हुआ था अगेन समिट, अर्थ समिट, उसका ये लोगो। The goal of environmental sustainability is to conserve natural resources and to develop alternate source of power while reducing pollution and harm to the environment। तो इसका मेन अब ये करना है कैसे करना है भाई साहब, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व रखना है मैक्सिमम, अल्टरनेट पावर सोर्स ढूंढना है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत ही लिमिटेड है उसको ज्यादा यूज नहीं करना। तभी जाके हमने ई स्कूटर्स, ई कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, ये आइडिया को अपनाया हुआ है, राइट, ताकि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बेस पे हम डिपेंड रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल लिमिटेड रिसोर्स है, वो एक बार खत्म हो गया तो नहीं बचेगा लाइफ में, राइट। तो इसीलिए हम टुवर्ड्स ये सब इसके अंदर आता है कि हमने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हुए ई कार्स और ई स्कूटर्स का यूज स्टार्ट किया हुआ है। Environmental sustainability is defined as responsible interaction with the environment to avoid depletion or degradation of natural resources and allow for long-term environmental quality। तो वही बात को डिफरेंट वे में बोल रहे हैं फिर से कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, जिसके अंदर आप बड़े रिस्पॉन्सिबली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, डिग्रेड नहीं होने देंगे और रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करेंगे जिससे वो लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट की क्वालिटी बनी रहे। The practice of environmental sustainability helps to ensure that the needs of today's population are met without jeopardizing the ability of future generation to meet their needs। तो इसमें एक और बात, वही बात को फिर से घुमा के अलग वे में क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना कि आज की पॉपुलेशन का तो नीड्स पूरा हो, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर पॉपुलेशन जो होगी उनकी नीड्स को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनकी नीड्स भी मेंटेन रहनी चाहिए, उनको यार ये सारे इश्यूज फेस ना करना पड़े जो हम पूरे रिसोर्सेज अगर यूज कर लेते, ऐसा।
सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर एज फॉलोज। तो ये कुछ आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए क्लाइमेट चेंज, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट। अगर आप भी जानते ही होंगे कि सीजन्स अब वैसे नहीं रहे, बहुत ही एक्सट्रीम। या तो बारिश होती तो बहुत हद से ज्यादा बारिश होती है, गर्मी होती तो हद से ज्यादा गर्मी होती है, ठंडी होती है तो हद से ज्यादा ठंडी होती है। तो ये क्या है? दिस इज ओनली क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो चुका है पूरा, और ये कितने सालों से चलते आ रहा है, और हम लोग उसके तरफ कोशिश करते ही जा रहे हैं। अभी भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप वो कॉन्शियसली कुछ चीजें ना करें जिससे एनवायरमेंट को हार्म हो जाए। तो क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. This has resulted in extreme weather events such as droughts, wildfires, heat waves and flooding. तो ये तो एकदम एक्सट्रीम वाली बातें भी इन्होंने बता दी कि अनटाइमली वाइल्ड फायर्स हो जाते हैं, हीट वेव्स चलती है, फ्लडिंग हो जाती है, ड्रॉट्स पड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है, एंड दैट इज ऑल द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। तो अगर आपको पता होगा और आपने देखा ही होगा, आपके घर पे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर पे चेक करना, आपको एक टैग लगा होगा, स्टिकर लगा होगा, उस पे स्टार्स, 5 स्टार में से 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होगा, और नीचे लिखा रहेगा कुछ इको फ्रेंडली कितना है वगैरह वगैरह। तो अगर 1 स्टार या 2 स्टार है, मतलब वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है, वो मशीनरी, वो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन पे भी लगा रहता है आजकल। तो इट मीन्स वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है। और अगर वो 4 स्टार या 5 स्टार है, इट मीन्स वो बहुत बेटर वे में गैसेस को डील करता है और एनवायरमेंट को खराब नहीं करता है। तो ये एक चीज आप एज एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, और आप घर पे भी चेक कर सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो कि 4 स्टार और 5 स्टार वाली इको फ्रेंडली, हर जगह जो लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली वाली चीजें हम ले। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज आर क्लोजली लिंक। तो कॉमन सेंस की बात है, क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन का एकदम ही एक डायरेक्ट रिलेशन है। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस दैट आर वार्मिंग द प्लैनेट आर also creating smoggy conditions in major cities that endanger public health. तो एयर पोल्यूशन, एक यहाँ पे पोल्यूशन में सिर्फ इन्होंने एयर पोल्यूशन बोला हुआ है, लेकिन ये थ्रू आउट सारा जितना भी अलग अलग तरह का पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन से लेके वाटर पोल्यूशन से लेके हर चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एयर पोल्यूशन की बात की है। ग्रीन हाउस गैसेस अगेन आपको पता ही होगा, अब तक नहीं पता है तो पहले से बहुत बुरी बात है कि ग्रीन हाउस गैस अगर आपको नहीं पता, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, उसके पहले भी पढ़ चुके हैं, तो प्लीज वो पहले वीडियोस देखिए पुराने जाके, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या है पता कीजिएगा। सो ग्रीन हाउस गैसेस जिससे हमारा अर्थ पूरा बहुत ही एक्सट्रीम हॉट होते जा रहा है, और जिसकी वजह से पूरा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कंडीशंस बदलती जा रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये पूरा एक साइकिल इफेक्ट है जो हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन अगेन लीडिंग टू ग्रीन हाउस गैस ज्यादा बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इज CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कौन करता है? ट्रीज, और हम ट्रीज काटते जा रहे हैं। तो डिफॉरेस्ट्रेशन करने से CO2 की मात्रा बढ़ते जा रही है, यानी कि वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एक्सट्रीम हो चुका है, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर एटमोस्फियर में वो ट्रैप्ड है, और गर्मी और ज्यादा बढ़ते जा रही है, हीट टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। Forests are important as they absorb CO2 that would otherwise escape into the atmosphere and worsen global warming. Cutting down trees also threatens animals and humans who rely on healthy forests to sustain themselves. तो बस सिंपल सा वही बात, इशू बताया कि हम जो फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। CO2 एब्जॉर्ब करता है ट्रीज, एंड हम डिफोरेस्टेशन जब करते हैं तो CO2 एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और एनवायरमेंट खराब हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है उसमें फिर से। water scarcity. As the population increases, climate change causes more droughts. Water scarcity is becoming more of an issue. तो रिसेंटली दिल्ली दिल्ली में भी आप जस्ट जो बारिश और फ्लड आने के पहले जो हालत थी दिल्ली की, पानी के लिए इतना बड़ा वहां पे इशू हो गया था, दैट वाज वाटर स्कार्सिटी। कि पानी नहीं है बॉस, पूरे पूरे सिटी में पानी नहीं है ना। तो दैट इज वाटर स्कार्सिटी, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और पॉपुलेशन एकदम ही ज्यादा बढ़ गई है, और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट इतना खराब होते गया है, खराब करते गए हम, कि वाटर स्कार्सिटी हो रही। एक्सेस टू क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पॉपुलेशन टुडे। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना भी बहुत ही मुश्किल है हमारे यहाँ। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
लास्ट कंसर्न है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में तो पूरा हर चीज ही आ जाती है, पूरा एनवायरमेंट फूड चेन से लेकर जो एनिमल फूड चेन होती है सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो उसको भी खतरा है बिकॉज ऑफ overall this effects of climate change and everything. Loss of biodiversity threatens food security, population health. Climate change is also a major contributor to biodiversity. तो अगेन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सारी जितनी चीजें हमने पढ़ी क्लाइमेट चेंज से लेके हर चीज, वो ओवरऑल क्या करता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी करता है। प्यारे से नहीं मतलब फोटोज दिए इन्होंने बहुत अच्छे इमेज कलर वाले। पोल्यूशन दिख रहा है, डिफोरेस्टेशन देखो, पूरे पूरे झाड़ काट दिए यार, इतना सारा जंगल साफ कर दिया। सो दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the nodal agency in the administrative structure of central government for planning, promotion, coordination and overseeing the implementation of India's environmental and forestry policies and program. बाप रे बाप। तो ये बेसिकली बता रहे कि हम एज अ गवर्नमेंट एज अ कंट्री क्या कर। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन मिनिस्ट्री है to plan, promote, coordinate, and oversee all the implementation of plans of India's environment and forestry policy. तो इंडिया की एनवायरमेंट और फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी पॉलिसी प्रोग्राम है उसको प्लान करना, प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, और वो काम कर रही है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन, ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन, वो सारा काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, the primary concern of the ministry are implementation of policies and programs relating to conservation of the country's natural resources, including its lakes, rivers, its biodiversity, forest, wildlife, ensuring the welfare of animals and the prevention abatement of pollution. तो ये उसका मेन काम क्या है कि जो भी वो पॉलिसीज अलग अलग बनाती है, जिसके अंदर लेक्स को प्रोटेक्ट करना है, रिवर्स को प्रोटेक्ट करना है। यमुना रिवर इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है, गंगा रिवर इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है। अगेन मैं दिल्ली का एग्जांपल देना चाहूंगा। आप वीडियोस देखते होंगे यूपी साइड और दिल्ली का पूरा ओवरऑल वीडियोस देखते होंगे, यमुना में कितना ज्यादा झाग झाग जैसा जो बन के आ गया है, वो सारा पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन हुआ है वो सारा चीज। सो ये चीजें जो है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी चीज को प्रोटेक्ट करने का जो प्लानिंग पॉलिसी का काम है, मिनिस्ट्री का ये काम। While implementing these policies and programs, the ministry is guided by the principle of sustainable development and enhancement of human well-being. तो ये प्लान करते वक्त दिमाग में क्या रखता है, दिमाग में वो रखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और ह्यूमन वेलबींग होना चाहिए। ये दिमाग में रह के वो हर पॉलिसी और प्लान्स को इम्प्लीमेंट, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करता। ये सोलार पैनल्स का एक, ये हमने अल्टरनेट सोर्सेज हम ढूंढ रहे थे, हमने सोलार एनर्जी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों ने। अब गांव खेड़ों में देखते होगे, सिटीज में कभी कभार ही देखने मिलता, बट मोस्टली रूरल में आपको देखने मिलेगा कि स्ट्रीट लैंप्स के ऊपर लगा हुआ है छोटा सा पैनल, सोलार पैनल, और उससे वो लाइट चल रही है। सो दैट इज अ गुड एडेप्टेशन, जिससे हमने रूरल तक इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाई और हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल किया, दैट इज सोलार पैनल्स, सोलर एनर्जी बेसिकली। सो दैट वाज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक पुअर्टी एंड डेवलपमेंट। सो अगेन हम जानते हैं ये पुअर्टी क्या है, लेकिन हम इसको बहुत वेरियस वे में देखने वाले, अलग अलग डायमेंशन में देखने वाले पुअर्टी को, और ओवरऑल वर्ल्ड का क्या व्यू है, इंडिया का क्या व्यू है, और कैसे उसको हमने टैकल किया हुआ है वो देखिए। So again with the basic question, what is poverty, how it is related to development? तो कह रहा है कि पुअर्टी क्या होती है और वो डेवलपमेंट से कैसे रिलेशन है। तो हमने तो एक कॉमन सेंस ही रखा कि आपका अगर बेसिक, आपकी राइट्स, बेसिक राइट्स नहीं, बेसिक जरूरतें पूरी, नेसेसिटीज जो होती है वो पूरी नहीं हुई, तो हम पुअर्टी में गिनेंगे। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, राइट। सो ये चीजें हम जब गिनते हैं तो डेवलपमेंट का इशू बन जाता है, और अगर वो नहीं है तो वो पुअर्टी हो जाती है। तो इसीलिए ये रिलेशन आ गया। पहले तो आपको ये इतना लॉजिक आपका समझना ही चाहिए आपको। व्हाट आर द वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेस दैट वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू? और क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और अप्रोचेस है ये दोनों को समझने के लिए, इनके रिलेशन को समझने के लिए, पुअर्टी और डेवलपमेंट के रिलेशन को समझने के लिए। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट दिस सेक्शन डील्स विद। तो अब इन्होंने जो क्वेश्चन किया उसी के आंसर्स है एक्चुअली यहाँ पर, बट हमने एक इन जनरल मैंने आपको बता दिया, रोटी, कपड़ा, मकान, दैट इज द बेसिक राइट्स और बेसिक नेसेसिटीज। और वो जब ये होता तो हम डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के अंदर आता है कि इंसान के पास कमाने के लिए जॉब है जिससे वो मकान बना रहा है, रोटी खा रहा है ना। तो ये डेवलपमेंट इशू और पुअर्टी लिंक इस तरह से, इसी को डिटेल में देखेंगे। द ट्रेडिशनल परसेप्शन of poverty would focus on the lack of food, water, shelter, clothing, sanitation, etc. तो देखो ये जो पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको अभी बताया और जो हम जनरल जो समझते हैं व्हाट इज पुअर्टी, वो एक ट्रेडिशनल परसेप्शन है। पुअर्टी इज अ मच मोर थिंग देन दैट, वो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे। सो ट्रेडिशनल परसेप्शन ऑफ पुअर्टी वुड ओनली फोकस ऑन लैक ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, सैनिटाइजेशन, यानी कि अगर ये चीजें पूरी कर दी हमने किसी की तो हम बोलेंगे कि पर्सन पुअर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देर इज मोर टू दैट। पुअर्टी में और भी चीजें आ चुकी है, वो हम देखने वाले। देर इज ऑल्सो अ मॉनिटरी बेस्ड कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज पुअर्टी। तो मनी बेस्ड पे भी हम पुअर्टी समझते हैं कि ये समझो कोई पर्सन है जिसके पास खाना भी एक टाइम दो टाइम खाना खाता है, पानी है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम उसकी सॉल्व है, लेकिन ओवरऑल मॉनिटरी इश्यूज है, तो भी वो पुअर्टी के अंदर आएगा, है ना। तो ये चीज को भी यहाँ पे देखना है। पुअर्टी इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, family, or society where people are unable to provide for their basic necessities of life. It focuses on earnings of an individual that would help him to live a relatively comfortable life. तो बेसिक नेसेसिटीज तो आनी चाहिए, साथ ही साथ उतना उसकी अर्निंग्स पे वो फोकस होना चाहिए कि वो अपना कंफर्टेबल लाइफ जी सके, किसी चीज की कमी नहीं, जो मन करा वो खरीद सके, जो मन किया वो पहन सके, घूमना है घूम सके। तो बेसिक कंफर्टेबल लाइफ, बेसिक नीड्स के ऊपर कंफर्टेबल लाइफ जी सके, उस चीज का कंसेप्ट भी पोवर्टी में आ जाता है। दीज आर, अब ये क्या चीजें हो गई, दीज आर मटीरियल, ये सब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात चल रही है, राइट। मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। चीजें, कार, एक छोटी कार होना, एक स्कूटी होना, मोबाइल फोन होना सबके पास, तो ये सब मटीरियल चीजों का बात आ रहा है। तो पुअर्टी इज नॉट जस्ट बेसिक नेसेसिटीज, लेकिन मॉनेटरी इश्यूज भी कंसिडर करना है। A state is expected to ensure that the people are provided for the necessary material goods for their survival. और एक कंट्री, एक स्टेट का काम है कि वो उसको बेसिक सारी चीजें प्रोवाइड करे सर्वाइवल के लिए। देर इज एन अल्टरनेट व्यू ऑफ पोवर्टी, अब अल्टरनेट व्यू भी है। दिस फोकसेस ऑन बोथ द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब इसमें मटेरियल चीज तो आई गई कि यार बेसिक रोटी कपड़ा मकान वाली चीज तो आई गई, और तुम्हारा कंफर्टेबल चीज वाली भी आ गई, कंफर्टेबल लाइफ जीने वाली चीजें भी आ गई, लेकिन नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी आ गए। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अब देखेंगे। हियर द फोकस इज ऑन ह्यूमन वेलबींग, तुम्हारा मेंटल स्टेटस से लेकर और तुम्हारा आसपास रहना वहना कैसा है, वो सब कुछ आ गया, ह्यूमन वेलबींग ये आ गया इसके अंदर, है ना। थ्रू सस्टेनेबल सोसाइटीज इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल टर्म्स। तो तीनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, सोशियो इको पॉलिटिकल, हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार कि सोशियो इको पॉलिटिकल साथ में ही जाते हैं तीनों टर्म्स। तो ये तीनों स्पीयर में ह्यूमन वेलबींग होना चाहिए। अगर समझो मेरे पास घर, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन यार घर के बाहर मेरे दंगे फसाद ही चलते रहते, तो क्या ये अच्छी लाइफ है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो पॉलिटिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में, सोशल टर्म्स में, हर तरह से ह्यूमन वेलबींग होना चाहिए। Here the emphasis is on values, community ties, availability of common resources. Such a view would focus on participatory nature of decision making, ensuring that the marginalized community is able to participate in public policy and promote economic and political decentralization. तो अब ये भारी वाला लाइन आ गया और इसको मार्क कर लीजिएगा। ये कह रहे कि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होगी जब हम पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग रखें। इसीलिए हमने पहले पढ़ लिया था कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटरी स्टेट है हम, है ना, जिसमें हमारा एक हर एक पर्सन का वोट का हक है, जिसके थ्रू हम अपना डिसीजन मेकिंग में हेल्प, अपना योगदान दे सकते हैं, राइट। सो इस तरह का होना चाहिए जिससे मार्जिनलाइज कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट कर सके पब्लिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इसको कहते हैं, कि एकदम कोर तक आप हर एक पर्सन के पास वोटिंग का वो राइट है और जिसके थ्रू वो पार्ट ले पा रहा है। फोटोज दिए पुअर्टी इन इंडिया, अर्बन इंडिया देखो, एंड पुअर्टी इन इंडिया, माइग्रेशन, लोग जब माइग्रेट हो के आते हैं, और ये चौल बनाए हुए, अच्छा आपने देखे होंगे ये छपरा जो होता है उससे वो लोग वॉल्स जैसा क्रिएट करके रहते हैं।
The approach to the concept of development is usually looked at through a set of social and political values. तो अब जब हम डेवलपमेंट का कंसेप्ट का बात करते हैं तो उसके तरफ हम सोशल और पॉलिटिकल वैल्यूज को दिमाग में रखते हुए हम बात करते हैं. द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल. और इसका पूरा पर्पस क्या है कि लोगों का वेलफेयर, लोगों का रहना सहना सब कुछ अच्छा रहे. अब फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होते जा रही है मतलब हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट होते जा रहा है. तो ये कह रहा है डेवलपमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ. One perspective about economic growth can focus on the predominant role of the state in promoting economic growth. तो अब इसके अंदर किसका हाथ है? तो predominant role किसका होना चाहिए? स्टेट, कंट्री का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने को है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हमें ले जाती है, तब जाके डेवलपमेंट होएगा. Another view can focus on the role of the free market economy in promoting development. दूसरा चीज क्या है कि इस तरह की पॉलिसीज लाना जिससे फ्री मार्केट रहे, फ्री मार्केट इकोनॉमी रहे, ट्रेड बैरियर्स ना हो, टैरिफ बैरियर्स ना हो, टैक्सेशन और ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस ना हो, जिससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्रमोट हो सके. द फॉर्मर वुड बी क्लासिफाइड एज सोशलिस्ट व्हाइल द लेटर एज कैपिटलिस्ट. तो जो ऊपर आया स्टेट का रोल, स्टेट यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल यानी कि कौन सा व्यू हो गया? ये सोशलिस्ट व्यू हो गया. एंड फ्री मार्केट यानी कि जिसको प्राइवेट यानी प्राइवेटाइजेशन इन शॉर्ट, राइट. तो ये किस तरह का व्यू हो गया? कैपिटलिस्ट व्यू हो गया. बोथ दीज आर ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू डेवलपमेंट. और ये दोनों ही, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, ये दोनों ही अप्रोचेस ट्रेडिशनल अप्रोच है डेवलपमेंट के लिए. अब अल्टरनेट क्या बता रहे हैं? नॉन ट्रेडिशनल क्या होगा फिर? द अल्टरनेट non-traditional view about development focuses on both material non-material aspects of poverty. तो हमने पहले तो यहाँ पे देखा कि मटेरियल और नॉन मटेरियल दो तरह की एस्पेक्ट्स है पोवर्टी के, और पहला वाला ट्रेडिशनल परसेप्शन में हमने देखा कि वो सिर्फ मटेरियल पे ही फोकस करता है ना. हमें तो नॉन मटेरियल पे भी फोकस कराना है जिसके अंदर ह्यूमन वेलबींग का कंसेप्ट भी हो. इसीलिए हमें अपनी पॉलिसीज भी नॉन ट्रेडिशनल वाली देखनी पड़ेगी. तो वो दोनों चीज पे फोकस करेगा, मटेरियल पे भी, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ पोवर्टी पे भी. सो वो देखते कैसे करेगा. It stresses on political participation from the grassroots level, ensuring that all sections of community are represented in the decision making process. तो इसका सबसे पहला काम है कि वो ग्रास रूट लेवल, यानी जो मैंने कहा कि हर एक छोटे से छोटा जो गांव खेड़ा है वहां के लोगों तक पहुंचने चाहिए, और उस लेवल से हमें लोगों को वोटिंग राइट्स जो हमने दिया है और वोटिंग पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनका, तब जाके वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा मिलेगा और डिसीजन मेकिंग में उनका योगदान होगा. इट सीक्स टू बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटी विद नेचर, thus promoting the concept of sustainable development. और ये सब में हम ये ध्यान रखेंगे कि कैसे हमारी ह्यूमन एक्टिविटी नेचर के साथ बैलेंस रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें. द अप्रोचेस टू डेवलपमेंट अंटिल द 1990s वर मेनली ट्रेडिशनल इन नेचर. और जो ऊपर वाला हमने देखा ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो था जिसके अंदर हम सिर्फ फोकस कर रहे थे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट चीज के ऊपर, दैट वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट. ये 1990s तक चलता रहा, लेकिन बाद में हमने वो पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. Their main concern was tackling material aspects of poverty. Thus, the role of state was targeted to increasing economic prosperity through industrialization or focus on agriculture so as to generate employment opportunities and increase the per capita income of the people. तो 1990s के पहले, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के पहले, उसकी पहले की हम बात कर रहे थे, तो उसके पहले हमने पोवर्टी और डेवलपमेंट के लिए क्या अप्रोच रखा? ट्रेडिशनल अप्रोच रखा, जिसमें हमने मेन रोल किसको दे दिया था? गवर्नमेंट का रोल था मेन, स्टेट का रोल था मेन, है ना. कंट्री को, कंट्री का गवर्नमेंट क्या करता है वो मेन ये था. और वो उसने क्या किया? उसने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर पे फोकस कराकर किया. क्यों? उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा. तो ये अप्रोच रखा था 1990s के पहले. उसके बाद हमने क्या किया? या इट मींस हम लोग सोशलिस्ट, पहले तो सोशलिस्ट, ये पहले के वीडियोस में हम बात कर चुके एक बार कि पहले हम सोशलिस्ट अप्रोच पे चल रहे थे थोड़ा सा, और बाद में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें को हमने एक्सेप्ट किया और हमने अपना इकोनॉमी चेंज की, कैपिटलाइजेशन को आने दिया बहुत अच्छे से, और मिक्स्ड इकोनॉमी अभी हमारी चलती है जिसमें नॉन ट्रेडिशनल, ये हमारा हो गया नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स पोवर्टी एंड डेवलपमेंट. तो
It is only in the 1990s that the alternate view of development has become acceptable, and consequently the focus today is development based on equity, participation, empowerment, sustainability. तो ये की फैक्टर्स पे हमारा डेवलपमेंट बेस्ड है। इक्विटी यानी कि ये पहले भी एक बार बात कर चुके हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स में, लेकिन फिर से एकदम वेरी बेसिक। इक्विटी यानी कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो जिसको ज्यादा जरूरत है उसकी ज्यादा हेल्प करना, उनको पहले ऊपर तक लाना। ओके, इट इज डिफरेंट देन इक्वालिटी। इक्वालिटी में मैं सबको सबके अंदर इक्वली बांटूंगा, लेकिन इक्विटी के अंदर जिसको ज्यादा जरूरत है उसमें ज्यादा रिसोर्सेज बांटूंगा और जिसको कम जरूरत है उसको कम बांटूंगा। दैट इज इक्विटी कंसेप्ट। पार्टिसिपेशन होना चाहिए सबका, एम्पावरमेंट करो सबको, सबको उस लेवल तक लेके आओ कि वो ये टूवर्ड्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। दैट इज एम्पावरिंग, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ। एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये पूरा डेवलपमेंट का चेंज कर दिया। डू यू नो में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है? बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ यूएन। प्लीज इसे रीड करेगा, बहुत ही सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है। एंड मैंने आपको जो बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसका भी यहाँ पे मेंशन मिलेगा आपको, वो भी पढ़ लेना। The Economic and Social Council, ECOSOC, of the United Nations considers poverty as a denial of choices and opportunities and a violation of human dignity. तो यूनाइटेड नेशंस का क्या व्यू है कि वो पुअर्टी को क्या बोलता है कि पुअर्टी वो है जिसमें लोगों को मौका नहीं मिला और उनकी ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन हुआ है, उसको पुअर्टी कहा जाता है। इट मींस लैक ऑफ बेसिक कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी। इसको सिंपल वे में कहते हैं कि उनको सोसाइटी में हिस्सा बनने का मौका नहीं दिया गया है। बेसिक बेसिक चीजों में उनको उतना भी राइट्स नहीं दिया कि वो पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी। not having enough to feed and clothe a family, not having a school or a clinic to go to, not having the land on which to grow one's food or job to earn one's living, nor having access to credit। ये सारी चीजें बेसिक सोसाइटी में आपको हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। इट ऑल्सो मीन्स इनसिक्योरिटी, पावरलेसनेस, एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटीज। तो तुमको एक्सक्लूड कर दिया गया है ओवरऑल डेवलपमेंट से। ये भी डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशंस का फॉर द पुअर्टी। यहाँ पर फाइंड आउट एंड डिस्कस में बहुत प्यारा सा उन्होंने मैं जो आपको पहले ही बता रहा था एसडीजी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, तो यहाँ पे उसके गोल्स 17 गोल्स है अलग अलग दिया हुआ। देखो पहला गोल ही है नो पुअर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये आप जरूर इसको रीड करें, इसके बारे में और रिसर्च करें एसडीजीज के बारे में, एंड लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। एटलीस्ट आपको इसमें से करीब करीब 10 तो याद होने चाहिए कि ये सारे एसडीजीज के गोल है। ओके, नीचे साइट भी दी है, तो साइट पे आप क्लिक करके रैंडम सर्च भी कर सकते हैं। सो इट मींस susceptibility to violence and let me see if it's continued. Yes. It means susceptibility to violence, and it often implies living on marginal and fragile environments, not having access to clean water and sanitization. तो ये अगेन हमको यूनाइटेड नेशंस पुअर्टी का अपना डेफिनेशन दे रहा है कि एकदम वायलेंट वाले एनवायरनमेंट में आप हो, आप एकदम मार्जिनल और फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में आप रहते हो, और आपके पास बेसिक क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज नहीं है। ये सारे अलग अलग तरह इतना डायनामिक पर्सपेक्टिव है यूएन का टुवर्ड्स पोवर्टी। द इकोसॉक also argues that poverty needs to be addressed through the full involvement of governments and all other development actors in society। तो इनका ये भी मानना है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ जितने भी नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स है, नॉन जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सभी को मिलकर सोसाइटी के लिए ये काम करना चाहिए। दिस हैज टू बी डन एज पर national and local circumstances based on the actual assessments of the needs of the poor। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आपका नेशन और आपके लोकल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, उस बेस में उसको असेस करके उस बेसिस पे आपको एक्शंस लेने चाहिए। Democratization and enhanced protection of human rights as key components of good governance are necessary to eradicate poverty। तो ये तो हम जानते ही है, और लाइक हमें पता ही है डेमोक्रेटिक होना सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर था, और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना भी बहुत की फैक्टर है, जिससे आप गुड गवर्नेंस रख सकते हो और उसी से आपका पॉवर्टी इरेडिकेट यानी कि हटा सकते हैं।
पुअर्टी एंड डेवलपमेंट इंडिया, अब इंडिया रिलेटेड हमने क्या, इंडिया ने क्या ऐसी चीजें की, पॉलिसी की जिससे उसने पुअर्टी को 50% हटा दिया है। ओके, डू यू नो, में बहुत अगेन आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्लीज रीड दैट कि यूएन का और पुअर्टी के लिए क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने क्या रिजोल्यूशन पास किया था, वो भी आप रीड कर सकते हो, बहुत ही बेसिक सा। Let's dive in poverty and development in India. Indian national policy has always associated political freedom with economic freedom. तो पहले तो ये लाइन को समझते कि हमारे यहाँ पे नेशनल पॉलिसी जितनी भी हमने बनाई है अपनी, उसमें हमने ये माना है कि पॉलिटिकल फ्रीडम तभी मानी जाएगी जब इकोनॉमिक फ्रीडम होगी। इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि जिसको जिस तरह का काम, यानी कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, अगर आपको इकोनॉमिक फ्रीडम है अपना काम करने की, अपने धंधे करने की, अपना जिस तरह का जहां जैसा बिजनेस चाहिए वैसा करने की इकोनॉमिक फ्रीडम है, तब जाके हम उसको पॉलिटिकल फ्रीडम मानेंगे। ये पहले तो एक हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। इट मेंट दैट द फ्रीडम टू फॉलो आवर ओन पॉलिसीज विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सोवरेनिटी, यानी कि हमें किसी और नेशन के तरफ से किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के अंदर। तो वही है हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम। पहले तो हमारे पास ये है कि हम इकोनॉमिक फ्रीडम वाली कंट्री है जहां पे हम जैसा चाहे वैसा हम अपने हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। इंडियन विजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया हैड थ्री एस्पेक्ट्स। तो हमारे यहाँ पे थ्री एस्पेक्ट्स में उन्होंने ये पूरा बताया हुआ है कि हमने इंडियन विजन क्या रखा था कि पुअर्टी से कैसे डील करें और डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाए। और पहले ही पोवर्टी डेवलपमेंट का लिंक बता चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो डेवलपमेंट को ही हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, सबसे पहले तो इकोनॉमी चेंज करना पड़ा। 1990s तक हम लोग सोशलिस्ट की तरफ, सोशलिस्ट काइंड ऑफ पॉलिसीज यूज कर रहे थे, जिससे कुछ खास प्रोग्रेस हमने देखा नहीं हो पाया, एंड दैट इज वाई मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हमने वक्त के साथ चलते हुए मॉडर्नाइज कर दिया अपनी इकोनॉमी को। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन. Industrialization would provide employment and increase productivity. The stress was on the large scale industries, industrialization and factory production rather than small scale industries. This would provide employment to the growing labor force. तो सबसे पहला हमको करना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था बहुत ज्यादा, बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज प्रोडक्ट्स करने थे ताकि एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हो। एम्प्लॉयमेंट होगा तो अगेन इट्स अ साइकिल, एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपको पैसे कमाने मिलेंगे, पैसे कमाओगे तो आप परचेसिंग पावर आएगा, आप खर्च करोगे, आप घर लोगे, खाना लोगे। तो ये पूरा लिंक्ड है। तो जो ग्रोइंग लेबर फोर्स था उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया एंड स्मॉल स्केल पे तभी नहीं किया। ड्यूरिंग द नेहरू ईयर्स द फोकस वाज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नॉट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर रहे थे उतना तभी स्टार्टिंग में। लैंड रिफॉर्म्स एंड इरिगेशन वेर लुक एट एज द मीन्स टू अचीव एग्रीकल्चर ग्रोथ। और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हमको क्या करने की जरूरत थी? लैंड रिफॉर्म्स करने थे और इरिगेशन बेटर करना था। सेकेंड हमारा था सेल्फ रिलायंस हो जाना, यानी कि हमें दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होना है हमारे बेसिक चीजों के लिए। हमें खुद ही जो हम नरेंद्र मोदी जी ने भी जो किया हुआ है मेक इन इंडिया, तो हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं। मेक इन इंडिया, यहीं पे सारी चीजें करना लगो, बाहर से क्यों चीज लानी है, बाहर से क्यों इंपोर्ट करना है, हमें यहाँ पे ही प्रोड्यूस करो, इंडिया में ही करो और इनफैक्ट ज्यादा करके एक्सपोर्ट करो। सो सेल्फ रिलायंस हो जाना है, सेल्फ सफिशिएंटली हमको रहना है। सो सेल्फ reliance was associated with India's freedom movement. One of the aspects of self reliance was import substitution strategy, यानी कि imports को हमें जितने हम import करते हैं वो कम करना है, हमें खुद ही बनाना, प्रोड्यूस करना है। The focus was to develop indigenous industries. इसके अंदर indigenous यानी कि हमारा लोकल, वोकल फॉर लोकल भी आपको पता होगा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। तो लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, इसमें स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल सारी आ गई, उसको डेवलप करो ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सके। इंडिया डिड टेक फॉरेन एड फ्रॉम अदर कंट्रीज बट द एड वाज यूटिलाइज्ड मेनली इन द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिंस इंडिपेंडेंस होने के टाइम पे ब्रिटिश के थ्रू हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके थे ऑलरेडी फाइनेंशियली, तो हमने भले ही फॉरेन एड, फॉरेन हेल्प ली थी दूसरे कंट्रीज से, लेकिन वो हमने टू डेवलप पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए ही सिर्फ हमने हेल्प दी थी। Socialist pattern of society with equity
and social justice. India adopted approach of planning for development. The planning commission, ये हम पहले भी कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, और उस बेसिस पे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। तो वो अप्रोच कौन सा था? वो सोशलिस्ट पैटर्न अप्रोच था। ठीक है। द प्लानिंग कमीशन वॉज क्रिएटेड दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, इसीलिए इसको सोशलिस्ट पैटर्न बोला गया है। ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड नॉट द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे इसमें फोकस नहीं किया जा रहा था, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, और वो हमारी गलती थी, और उसी को बाद में रेक्टिफाई किया हमने 1990s के बाद। दैट इज वाई हम आगे अभी पढ़ रहे कि 1991 की बात है। The Indian concept of socialism was based on the promotion of welfare state and employment generation. This was the approach to tackle the problem of poverty in India. क्योंकि तब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि पोवर्टी को हटाने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, वेलफेयर स्टेट लाना है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमने सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया एंड प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दिया। ये हमारा पैटर्न रहा। Some changes did take place in the 1960s and 70s. ऐसा नहीं कि एकदम ही फेल हुआ ये प्लानिंग, लेकिन कुछ चेंजेस हुए 60s और 70s में। 60s सॉ फोकस ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें हमने 1960s में एग्रीकल्चर में भी फोकस लाया, क्योंकि 5 ईयर प्लान में, हर 5 ईयर प्लान में हम कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे फोकस करा रहे थे, तो हमने एग्रीकल्चर पे भी फोकस लाया। ये वही पीरियड है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था, जिसमें हमने आपको पता ही होगा साइंटिफिक डेवलपमेंट का यूज करते हुए हमने हाई यील्डिंग वेराइटी वाले सीड्स का इस्तेमाल किया था, जिससे हमने हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, जिससे मैं सरप्लस फूड ग्रेन्स किए थे और फिर एक्सपोर्ट भी करते थे। इंडिया फेस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन द लेट 1980s। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी 1980s में। इंडियन public sector was not performing well. The various public expenditure programs for social welfare and removal of poverty were becoming wasteful. जितने भी हमने अलग अलग पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स बनाए थे, वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए थे पोवर्टी को हटाने के लिए, वो वेस्ट हो रहे थे, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा था। द पंचायत राज अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू ब्रिंग इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने पंचायत राज अमेंडमेंट्स किया था, इसके बारे में हम अगेन 10th 11th में पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। पंचायत राज अमेंडमेंट्स किए जिससे हमने डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस किया, और ग्रास रूट, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, ग्रास रूट लेवल पे जाना है। तो ग्रास रूट लेवल यानी कि एक छोटा सा गांव कस्बा जहां पर पंचायत राज रूल करती है, तो उस लेवल पे जाकर हमें काम करना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया ताकि डिसीजन मेकिंग ग्रास रूट लेवल से हो सके। बट they were not very successful. India was forced to take loan from International Monetary Fund IMF, जो कि यूनाइटेड नेशंस का फाइनेंशियल आर्म है, उससे हमको लोन लेना पड़ा टू ओवरकम द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इंडिया हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। हमने हमेशा से ही इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, उसको हमेशा लिंक रखा हुआ है। It also recognizes the need to combine economic growth with the objective social justice. और साथ ही साथ हमें सोशल जस्टिस भी रखनी है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी में एक कम्युनिटी ही या एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा ही डेवलप हो रहा है और दूसरा एकदम इग्नोर्ड है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इग्नोर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस भी रखनी है, तो ये भी हम रखते हैं। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी हैज बीन इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। इसलिए हमारी पॉलिसी कैसी है? ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस के साथ इक्विटी। इक्विटी यानी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, टुवर्ड्स पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। The Indian government initiated several programs that sought to help the poor and promote holistic development. तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें उसने पुअर को हेल्प किया और होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट रखा। India's development strategy has evolved over the years. It has reflected the growing strength of economy and developments in the world economy. In the early stages of development planning, government had played a dominant role through the public sector in all important industries. This strategy changed in the 1980s. Some changes were made in the 1980s to address the shortcomings in the development strategy. तो हमने स्टार्टिंग से ही हमेशा देखा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, और अगर नहीं चलती है तो हम उसको अमेंड करते हैं, उसको चेंज करते हैं, हम उसको हम अप्रोच ऐसा रखते हैं कि हम प्रोग्रेसिव रहे, हम ऐसा नहीं कि स्टैग्नेंट एक ही चीज पे चिपके रहे। तो हमने डेवलपिंग इवॉल्व, हमेशा इवॉल्व होते गए हम, और गवर्नमेंट ने हमेशा
स्टार्टिंग में भले ही पब्लिक सेक्टर पे ही पहले फोकस रखा था, डोमिनेंट रोल रखा था पब्लिक सेक्टर के लिए खाली, लेकिन धीरे धीरे जैसे देखा कि वो सिर्फ वर्क नहीं कर रहा है पब्लिक सेक्टर वाला, तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। एंड आफ्टर 1991 a wide ranging program of economic reforms was initiated. The earlier framework of socialist pattern of development was given up. जो हमारा सिर्फ एक सोशलिस्ट पैटर्न था उसको हमने छोड़ दिया, एंड इंडिया इंट्रोड्यूस द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो हमने अपना जो ओरिजिनल सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट था उसको छोड़ दिया, गिव अप किया, कि ये देखा कि ये वर्क नहीं कर रहा ज्यादा, और बाद में हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये सब हमने एक्सेप्ट करते हुए इकोनॉमिक चेंजेस लाए। These reforms were pursued by successive governments. उसके बाद जितनी गवर्नमेंट आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई 1991 के बाद, सभी ने उस चीज को सपोर्ट किया है और उसको मतलब हमेशा एग्री किया कि हमें ये सारी चीजें चाहिए। These reforms brought in changes in the Indian economy. Indian economic and industrial growth rate increased and India became a stable economic power. और उसके बाद से, जैसे ही 1991 के बाद से हमने ये सारी चीजें चेंजेस लाई, कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया, हमने एक स्टेबल इकोनॉमिक पावर हम बन चुके हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ चुके हैं, एंड ये आप जानते ही होंगे। दीज रिफॉर्म्स ऑल्सो चेंज द रोल ऑफ प्लेड बाय द स्टेट। तो पहले जो स्टेट का रोल था कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर की तरफ वो फोकस था और सिर्फ लिमिटेड ट्रेडिशनल अप्रोच था डेवलपमेंट की तरफ, ये सारा सब चेंज हो गया। नाउ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी वाज टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब हमने प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि क्रिएट जॉब्स, रेज इनकम लेवल इन सोसाइटी। सो अगेन इट्स अ साइकिल, इनकम बढ़ेगी, जॉब मिलेगी, परचेसिंग पावर आएगी, रोलिंग हो जाएगा, फूड क्लोथिंग शेल्टर के साथ कंफर्टेबल लाइफ भी आ जाएगी। India has a strong and vibrant private sector, including large, middle-sized, and small enterprises. Encouragement of private sector does not mean the state has no role to play in the development. Today, the state, along with the civil society, that is NGOs and voluntary organization, continues to play an important role in the area of social development, especially in rural areas. This includes providing basic services such as healthcare, eradication of education, safe drinking water, टू द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब ये नहीं हो गया कि पूरा सिर्फ प्राइवेट फर्म्स जैसा चाहे वैसा कर रही है, नहीं, गवर्नमेंट का इसमें रोल है, और दूसरे एनजीओज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें साथ में मिलकर वो लोग सारा काम कर रहे हैं, रूरल एरियाज को डेवलप कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम हर जगह ला रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें कर रहे हैं। The estimates from the 2018 Global Multidimensional Poverty Index released today by the United Nations Development Program and the Oxford Poverty Human Development Initiative indicate that despite difficulties and prevalent gap, India has made decent progress in reducing multidimensional poverty. तो ये पूरा क्या था? Multidimensional poverty था, यानी कि फूड क्लोथिंग शेल्टर के आगे की बात है ना, बहुत मटेरियल नॉन मटेरियल सब कुछ मिलाकर, तो ये मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी को हमने बहुत अच्छे से टैकल किया हुआ है। और इंडिया ने जो यूएन ने रिपोर्ट बनाई थी, ये आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो होता है, कि वो बताता है कि कौन सी कंट्री ने कितना प्रोग्रेस किया है, ये सारा रिपोर्ट जनरेट होती है एनालिसिस होके, तो उसमें हमें पता पड़ा कि इंडिया ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है और मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी को ऑलमोस्ट हटा दिया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी हैज ऑलमोस्ट हाफ बिटवीन 2005-6 टू 15-16। 10 साल के अंदर हमने ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, क्लाइंबिंग डाउन टू 27.5% फ्रॉम 54%। तो हमारे यहाँ पे 54.7% मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी थी, जिसको हमने ऑलमोस्ट 10 साल में हाफ कर दिया, 27.5% पे आ गए। However, pockets of poverty are found across India, but multi-dimensional poverty is particularly acute. तो फिर भी कहीं ना कहीं पॉकेट्स, यानी छोटे छोटे हर जगह पे कहीं ना कहीं पोवर्टी आपको मिलेगी इंडिया में, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी हमने एकदम ही हटा दी। सो दैट वाज पोवर्टी एंड डेवलपमेंट। बीच में काफी अच्छा ये प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया हुआ। प्लानिंग कमीशन क्या था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में स्टार्ट किया था, जिसमें वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना चाह रहे थे, 5 ईयर प्लान कर रहे थे। इसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से 2015 में। इसके बारे में हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, और
जस्ट दैट यू कैन रीड दैट। एंड हियर अगेन इन्होंने अलग अलग जो प्रोग्राम्स है पुअर्टी के लिए, जो हमने ऊपर पढ़ा कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स किए अलग अलग, कौन से प्रोग्राम्स, कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दी हुई है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, आप इसको रीड करिएगा। नाम की सहित कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था वो सब, और कौन कौन सी योजना क्या करती है वो आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। इसको मैं चैप्टर वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। सो प्लीज रीड दैट, आई एम जस्ट गोना रीड द नेम्स। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार जो चला, मतलब रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट कराती है ये। एंड ग्राम मीन्स विलेज होता है बाय द वे। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो अगेन रूरल डेवलपमेंट के लिए किया गया है, मेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो वहां पर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास यानी कि रहना होता है, तो हमने लोगों को घर, हाउसिंग के लिए किया था। बहुत सारी आजकल वेब सीरीज में आपको ये सब देखने मिलेगा। आई थिंक पंचायत में भी था शायद से, आई फॉरगॉट पंचायत सीरीज में। बट आवास योजना का वो लोग अप्लाई करते हैं एंड यू नो चीट करके वो अपने नाम पे घर लेते हैं, ऐसा कोई तो सीरीज है, आई फॉरगॉट द नेम। बट दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये भी हमने 2005 में स्टार्ट किया। संसद आदर्श ग्राम योजना, अगेन जिसमें पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग 3 विलेजेस। तो जितने भी एमपीज है वो लोग 3 विलेज को पूरा अपना हेल्प करेंगे, और वो लोग उसको डेवलप करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे 3 3 विलेजेस। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी स्किल ट्रेनिंग टू यूथ, इसके लिए ये योजना बनी। सो दैट्स पुअर्टी। पुअर्टी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेंडर इश्यूज। जेंडर इश्यूज में सबसे पहले पुअर्टी और विमेन, तो ये दो इश्यूज को कंबाइन करते हुए जेंडर के साथ पुअर्टी का क्या ये, उसको हम पहले पढ़ रहे हैं, और फिर इन जनरल जेंडर इश्यूज पढ़ेंगे। So, poverty and women, there are interlinkages among various issues and concerns. One of the most important linkage is between poverty, underdevelopment and women. तो ये कह रहे हैं कि इश्यूज जितने अलग अलग है, कंसर्न्स हैं हमारे एक डेवलपमेंट की तरफ आने के लिए एक कंट्री के अंदर, उसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक मिला हुआ है पुअर्टी का विद द अंडर डेवलपमेंट और वुमेन का। ये हमें लिंक मिला हुआ है। मेजोरिटी ऑफ वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर पुअर owing to cultural norms and values, gender divisions of assets and property, and unequal power equation between men and women. Women and girls bear an unequal burden of unpaid domestic responsibilities and are overrepresented in informal jobs. तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया। तो बता रहे हैं कि कैसे विमेन को, गर्ल्स को उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए गए, और उन पर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ज्यादा होती है कि घर पे खाना बनाएगी, घर साफ रखेगी, घर को ये करेगी सिर्फ। तो ये इनफॉर्मल जॉब्स वो उनको मेड्स बनाकर यूज करना, तो ये सब, ये सारी चीजें ज्यादा है जिससे उनको बेसिक उनकी चीजें नहीं दी गई, एंड वो एकदम ही पीछे रह गए और अंडर डेवलपमेंट रहा, और जिससे वो पुअर्टी में ज्यादा है। द वर्ल्ड विटनेस्ड राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी, और इसी के तहत हमने 19th सेंचुरी से देखा था फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आ गए थे। सिंस देन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स ऑफ वुमेन वेर कॉन्स्टेंटली असर्टेड, और हमने एक वुमेन के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स को एकदम ही ध्यान देना स्टार्ट किया। दे ब्रॉडली टॉक्ट अबाउट जेंडर इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस एक्सेट्रा, ये सारे मुद्दों पे हमने बात की। लेटर इन द 1970s women empowerment came to be accepted as an important concept and philosophy, और बाद में बेसिक चीजें तो पहले तो देने की बात की, बाद में विमेन एम्पावरमेंट, आज की तारीख में विमेन एम्पावरमेंट इज द की वर्ड एंड इट्स अ फिलोसॉफी जो हम फॉलो करते हैं। सो एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑप्रेस्ड पर्सन, इन दिस केस अ वुमेन, गेन्स कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ। वुमेन को अपनी ही लाइफ का कंट्रोल नहीं है। फादर डिसाइड करेंगे कि कब शादी करनी है, या पढ़ना है आगे, नहीं पढ़ना है आगे, ये सारी चीजें। तो पहले तो अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज उनको लाइफ की मिलनी चाहिए, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करना है, करेज और टू फाइट बैक इनजस्टिस, ये सारी चीजें उनको करना है। सो इट इज अ एम्पावरमेंट इज सोशल इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल डायमेंशन तक ये चीजें है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट उन्होंने मस्त डेफिनेशन दिया है, प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा. So, in global politics, gender issues started gaining importance since 1980s. This led to the development of gender perspective to look at world politics. तो ग्लोबल लेवल पे 1980s से ये सब बात स्टार्ट हुई और हमने धीरे धीरे जेंडर पर्सपेक्टिव ला दिया. इट इंक्लूड्स जेंडर एनालिसिस, which means analysis of masculine and feminine identities is considered as important. तो हमारे यहाँ पे हमने ग्लोबल लेवल पर जब इसको बात करना स्टार्ट किया तब हमने मेस्कुलाइन आइडेंटिटीज और फेमिनाइन आइडेंटिटीज को इंपॉर्टेंस देना चालू किया कि हमारी पॉलिसीज अब इसको दिमाग में रखकर की जाएगी. जेंडर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption that men and women understand the world in a different manner. तो यहाँ पे अप्रोच लेते वक्त ये समझना है कि men का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अ विमेन का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. ओके, इट बिलीव्स दैट दिस अंडरस्टैंडिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस. तो ये हमारा सोशल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो रहा है उसकी वजह से ये आया हुआ है. जेंडर अप्रोच रिकॉग्नाइजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन विच वाज प्रीवियसली नेग्लेक्टेड. और जो पहले विमेन के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट किया जाता था उसको हमने अब ध्यान में रखा हुआ है. इनविजिबल कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ विमेन such as domestic workers, migrant laborers, wives of diplomats, etc., are taken into consideration. आज हम जो इतना सारा विमेन का जो इनविजिबल कंट्रीब्यूशन था कि जितनी डोमेस्टिक वर्कर्स है वो मेड्स विमेन होती थी, माइग्रेंट वर्क लेबरर्स कितनी सारी होती थी जो विमेन होती थी, ये सबको हमने कंसिडर किया हुआ है इन terms of gender approach. Along with this, it started paying attention to the problems faced by women across the world. साथ ही साथ जो भी और प्रॉब्लम्स फेस होती है उसको हमने ध्यान देना स्टार्ट किया. Gender inequality is pervasive, with women lacking access to decent employment and facing gender wage gaps. तो जेंडर इनइक्वालिटी हर जगह स्प्रेड आउट हो गई है, पॉजिटिव है. और जहां पर एक बेसिक पहले तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है और मिल भी जाए तो वहां पर वेज यानी जितना वो कमाते हैं कंपेयर टू मेन उसमें फर्क है. तो ये भी है. अगर आपको एग्जांपल मैं बॉलीवुड का देना चाहूंगा. बॉलीवुड में कुछ सालों पहले ये कंसेप्ट आ गया था कि हीरोइनों का पेमेंट मेल एक्टर्स से कम क्यों है, जबकि लाइक इट शुड बी इक्वल और लाइक मोर और वट एवर, वाई सो लेस. तो ये वेज ये तो मैंने आपको बड़े लाइक बॉलीवुड उस लेवल की बात की. ये हम छोटे से छोटे अगर कोई लेबरर के यहाँ पे देखेंगे तो कोई एक मेल को क्या जॉब करने का पैसा मिल रहा है, वेज मिल रहा है, और एक फीमेल को क्या मिल रहा है, उसमें बहुत गैप आपको मिलेगा. तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे विमेन को और उसके खिलाफ हमने अब पहले तो उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके खिलाफ अब आवाज उठाई. All around the world, women and girls are routinely denied access to education and healthcare. हर जगह उनको एजुकेशन हेल्थ केयर से नहीं मिलता है बेसिक. दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग. इनको जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें इनको बहुत ही अंडर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जितना करना चाहिए उतना रिप्रेजेंट नहीं करते. दे सफर फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन. और इसके ऊपर तो वो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर बेसिक ईव टीजिंग से लेकर सब कुछ वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होते रहता है. द यूनाइटेड नेशंस डेकेड फॉर विमेन बिगेन इन द ईयर 1975. तो यूनाइटेड नेशन ने 1975 में डेकेड फॉर अ विमेन, 10 साल, डेकेड यानी 10 साल होते. तो ये एक उन्होंने एक तरह से अपना कैंपेन लॉन्च किया, डेकेड फॉर विमेन. The aim of this program was the promotion of equal rights, opportunities for women across the globe. The program also tried to link women's issue and developmental issues. They focused on mainly many inequalities that women face in education, healthcare, workplaces, land holdings and human rights. तो इनका काम क्या था, इस प्रोग्राम का काम क्या था कि जितनी इनइक्वालिटीज फेस करती है विमेन उसके खिलाफ फोकस करके उसको हटा देना, राइट. तो ये सारी चीजें यूएन ने फिर किया. स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया. अब इंडिया में इसका रोल क्या है तो वो हम अब देखेंगे. पहले हमने ग्लोबल बात कर ली. अगेन एक और एग्जांपल दिमाग में आ रहा है. बेसिक बार बार आ रहा तो हेल्थ बेसिक हेल्थ केयर नहीं मिलता. उसका एक एग्जांपल है जो पैड्स विमेन यूज करते हैं. वो मूवी आई थी पैडमैन, इफ आई रिमेम्बर, अक्षय कुमार की बहुत अच्छी सी मूवी जो थी. तो वो बेसिक हेल्थ केयर की बात कर रहा है यार कि पीरियड्स जो कि एक
लाइक कॉमन चीज है विमेन के अंदर, जो सभी जानते हैं लेकिन अनअवेयर है उसके बारे में ठीक से, उसकी बात नहीं करते। इट्स अ टैबू टॉपिक स्टिल, के पैड्स के बारे में बात ओपनली नहीं कर पाते हैं, पीरियड्स के बारे में ओपनली बात नहीं कर पाते। तो ये इसमें वो पीछे रह गए, और हेल्थ केयर वाइज यहाँ पर बहुत सारी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। सो दैट एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन मेंशन इन द हेल्थ केयर प्रॉब्लम। स्टेटस ऑफ women in India. The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution in its preamble, fundamental rights, fundamental duties and directive principles. तो हमारे हर एक चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक, हर एक चीज में जेंडर इक्वालिटी की हमने बात की। The Constitution not only grants equality as a fundamental right to women, but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favor of women. तो हमने जेंडर इक्वालिटी, हमने सिर्फ इक्वालिटी ग्रांट नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमने बल्कि स्टेट को, एक कंट्री को वो राइट भी दिया है कि उसको विमेन के फेवर में जैसा मेजर्स लेना है पॉजिटिवली वो ले सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हटाने की। डिस्पाइट दिस विमेन कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन। इतना होने के बावजूद हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जेंडर रिलेटेड इश्यूज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट आर एज फॉलोज। तो कुछ यहाँ पे दिए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सबसे पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। द मेजर प्रॉब्लम दैट इंडिया फेसेस इज अ हाई लेवल ऑफ मेल फीमेल वेज गैप। तो अगेन मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि वेज जो कमाते हैं मेल और फीमेल का, दोनों का अलग होता है फॉर द सेम वर्क। Similarly, the participation of women in the labor market is also as low as 28% compared to men 78%। तो ये तो एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये तो होगा ही, कि लेबर मार्केट जो है जहां पर वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए या ये जो भी मतलब कहीं पे भी लेबर मार्केट होगा, वहां पर विमेन का पार्टिसिपेशन ही कम है ना। तो ये एक चीज भी है जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन, तो ये तो अलग ही एक पूरा इशू है कि यार बेसिक राइट तो छोड़ो, उनको यार ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डाल देते यार, एक्सप्लॉइटेशन करते। 2013 यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट women from India were trafficked for forced marriages। उनको उनको उनके रिलेटिव्स ही कभी कभार तो माँ बाप ही खुद बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए, और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फोर्स किया जाता है, और कहीं ना कहीं किसी से शादी कराकर उनसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बेसिक। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, डिनाइड बेसिक राइट्स, डुप्लीकेटेड एज मेड्स, और फिर उनको काम वाली लाइक मेड्स बना के रख दिया जाता है, इवेंचुअली अबेंडन, और फाइनली उनको एकदम ही अबेंडन किया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी, उनको एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, कितने लोग एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करते अपने विमेन चाइल्ड को। सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लिटरेसी रेट ऑफ विमेन इन इंडिया इज लो एज कंपेयर टू मेन। तो अगेन मेन से कंपेयर करें तो बहुत ही लो है लिटरेसी रेट। एज पर द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011, द मेल लिटरेसी रेट इज 82%, वेयर एज फीमेल इज 65%। तो ये बेसिक लिटरेसी भी उनको नहीं मिलती है, एजुकेशन भी उनको नहीं मिलती। ये सारे परसेंटेजेस आप याद रखिएगा, और कौन से सेंसस रिपोर्ट है वो भी ईयर याद रखिए। Political representation, the low percentage of women in parliament and state assemblies has been one of the problems since independence। तो पॉलिटिकल स्पीयर में भी अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है विमेन का। हालांकि मैं समझता हूँ अभी काफी ज्यादा ये सब में चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन हम अगेन पहले का पास्ट डिस्कस कर रहे हैं, और वो हम देख रहे हैं कि क्या क्या मेजर इश्यूज थे, जिसका अब मैं समझता हूँ काफी इसमें बदलाव आ चुका है सारा, एंड विमेन काफी एम्पावरमेंट उनको मिला है, और उसके उस डायरेक्शन में वर्क करता है पूरा हमारा सिस्टम। सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, बेस्ट एग्जांपल स्मृति ईरानी, that is that women has been empowered, she is a leader, she is a part, she represents women overall। so ये चीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो पहले से कम देखा गया इंडिपेंडेंस से, वो लेकिन अब बहुत चेंज होते जा रहा है सिनेरियो। फाइंड आउट में दिया है 17th लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का नंबर आप निकालिए। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा कि ये हाईएस्ट था अब तक का विमेन रिप्रेजेंटेशन, इसलिए वो वहां पे क्वेश्चन किया है। तो आप नंबर सर्च करें और कमेंट्स में बताइए। इन इंडिया, within the framework of a democratic polity, laws, development policies, plans, programs have aimed at women's advancement in different fields। तो मैंने आपको अभी जस्ट यही बात की कि काफी कुछ इंडिया का पूरा जो फ्रेमवर्क रहा है, लॉज का, पॉलिसीज का, प्रोग्राम्स का, ये सभी को
विमेन एडवांसमेंट के लिए एम करते हुए बनाया गया। The Central Social Welfare Board was established in 1953 to carry out welfare activities for general welfare of family, women and children. तो एक और हमने चीज की थी 1953 में, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड हमने क्रिएट किया था। The initial approach to women's issues in India can be described as a welfare approach. The focus was on community development through Mahila Mandals, protection of women against injuries work, provide maternity and child care benefits, etc. तो स्टार्टिंग में हमारा अप्रोच क्या था, उनका वेलफेयर रिलेटेड अप्रोच था, जिसमें हमने महिला मंडल्स, आप जानती होंगे ये टर्म भी जानते होंगे आप, महिला मंडल में है, तो महिला मंडल्स हमने बनाए थे। फिर मटर्निटी और प्रेगनेंसी के टाइम बेसिकली, या प्रेगनेंसी के बाद जो उनको बेनिफिट्स होने चाहिए वो हमने प्रोवाइड किए थे। आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी में होता है, कुछ कुछ कंपनीज में एक एक साल तक, इनफैक्ट अब फादर को भी पैटर्निटी लीव भी कुछ कंपनीज देती है कि फादर को भी लीव मिलनी चाहिए टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड टू बी विद द चाइल्ड एंड टू हेल्प द मदर इनफैक्ट। सो बहुत सारे चेंजेस अब आ चुके हैं काफी। तो इनिशियल अप्रोच वेलफेयर ऑफ विमेन वाइज था। फिर इन द 1960s द एम्फेसिस वाज ऑन एजुकेशन एज वेलफेयर स्ट्रेटेजी। तो 1960 तक हमने अप्रोच में लाया कि एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए उनको, हेल्थ प्रोग्राम्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मैटरनिटी एंड चाइल्ड सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग, ये सब अप्रोच रखा, जिसमें हमने हेल्थ वाइज भी उनको एजुकेट करना है। विमेन को पता ही नहीं था पैड्स क्या हो, वो जो मूवी में हमने देखा हुआ है उसमें वो बहुत ही ग्राउंड लेवल रियलिटी बताई है कि विमेन को पता ही नहीं था, क्योंकि वो हेल्थ एजुकेशन वाइज उनको पता ही नहीं था ये बात, है ना। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट एड्स भी देखे होंगे कि न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं था उनको, कि कितना एक प्रेगनेंसी के टाइम न्यूट्रिशन चीज उनको खानी चाहिए, ये सारी चीजें भी नहीं पता थी, पता ही नहीं होगा, मतलब एजुकेटेड ही नहीं रहेंगे अगर मेन एंड वुमेन दोनों उस चीज में, तो वो करेंगे कहाँ से। इसीलिए वो एजुकेशन वाइज यहाँ पर बात चल रही है उसकी, कि अवेयर होना चाहिए पहले तो। In the 1970s, the approach towards women issues shifted from welfare to development. अब welfare से हमने development की तरफ अपना approach कर दिया। 1970s में United Nation Decade for Women, हम ऊपर ही देख चुके कि 75 में United Nations ने Decade of Women declare किया था। The report of the committee on the status of women in India titled Towards Equality, तो हमने एक रिपोर्ट बनाई जिसका टाइटल था Towards Equality, talked of rights and status of women in the context of changing social economic conditions in India। तो हमारे इंडिया में सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो चेंज होते जा रहे थे, उस कंटेक्स्ट में विमेन का क्या राइट्स और स्टेटस है उसके बारे में इस रिपोर्ट में बात की गई थी। 1980s में हमने सॉ फर्दर चेंज इन द अप्रोच टुवर्ड्स विमेन इन इंडिया। नाउ द फोकस वाज ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ओवरऑल हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पे हमने 1980s में फोकस कराया। एंड 1990s सॉ अ शिफ्ट फ्रॉम डेवलपमेंट टू एम्पावरमेंट। अब वेलफेयर डेवलपमेंट या आप सीधा एम्पावरमेंट, यानी उनको उतना स्ट्रांग करो खुद ही, कि खुद ही वो उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम अपना बढ़ाकर इनिशिएटिव ले और अपने हक के लिए वो काम करे। The government wanted to ensure that the benefits of development do not bypass women, and therefore their participation in planning and implementation was necessary. तो उनको एम्पावर करो, उनको पार्टिसिपेट करने दो, उनको अगर वो पार्टिसिपेशन करेगी तभी जाके वो समझेगी इस सारी चीजों को, और डेवलपमेंट उनको उसके बेनिफिट्स समझेगी। The National Commission for Women was set up by the Act of Parliament in 1990 to safeguard the rights and legal entitlements of women. In the 73rd and the 74th Amendments of the Constitution of India have provided reservation of seats in the local bodies of panchayat, municipalities for women, laying a strong foundation for their participation in decision making at a local level. तो इसके लिए अब पार्टिसिपेशन कराने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कराया, अमेंड में ये कंपलसरी कराया, रिजर्व करा दी सीट्स। ये पंचायत, आपने पंचायत अगेन सीरीज की हम पहले एक बार मैं अभी बात किया, पंचायत में वो जो सीट होती है सरपंच की, वो एक्चुअली उसकी वाइफ की होती है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कैरेक्टर, बट वो उसकी वाइफ उसमें एक्चुअली सरपंच होती है, राइट। सो हाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का उसमें उन्होंने उस हिसाब से वहां पर हमें बताया हुआ है। ये सारी सीरीज से हमें अवेयरनेस होती है कि ओके ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी चलता है और ऐसा होना चाहिए। तो वो काफी अच्छा उन्होंने रूरल इंडिया को बताया हुआ है पंचायत सीरीज के अंदर। सो दैट इज दैट, बहुत ही स्ट्रांग फोटो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट का, यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड आर्मी नेवी, बीइंग पार्ट ऑफ दैट।
The socio-cultural landscape for women is a complex mixture of old and the new. तो हमारे यहाँ का जो एक सोशो कल्चरल लैंडस्केप है विमेन का बहुत ही मिक्स्ड है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हैव लेड टू मेजर चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ द विमेन. तो विमेन एक जो पहले थी, एक लाइफस्टाइल ऑफ विमेन जो था वो काफी अब चेंज हो चुका है. बहुत चेंजेस आ चुके हैं इसके अंदर बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन. On the one hand, liberalization has provided better opportunities for women in terms of education, job and decision making power. एक तरफ तो लिबरलाइजेशन की वजह से उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई है. ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज्ड वायलेंस, वेज डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू. लेकिन वायलेंस, वेज डिफरेंसेस ये अभी तक कंटिन्यू है. Change in social norms and mindsets can be brought through institutional initiatives. इसको हम चेंज लाने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव्स चालू करने पड़ेंगे. दिस इन्वॉल्व्स फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ये सारे इंस्टीट्यूशंस को इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा. इट कैन इनिशिएट, स्ट्रेंथन एंड इंप्लीमेंट इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज फॉर जेंडर इक्वालिटी. ये लोग ही मिलकर इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज पे जेंडर इक्वालिटी के बारे में और इनिशिएटिव लेकर उस चीज को, पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करके, अवेयर कराकर विमेन को अपने राइट्स दिला सकते. द डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री इन 2006. तो 2006 में इसके पहले था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ही विमेन का बात होता था, लेकिन 2006 में एक अलग से सेपरेट मिनिस्ट्री ही बना दी गई, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करके. ओके. Earlier since 1985 it was a department under the Ministry of Human Resource Development. तो पहले वो HRD डिपार्टमेंट में ही आता था, लेकिन अब सेपरेट एक विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट एक अलग से उन्होंने मिनिस्ट्री बना के रखा हुआ. The ministry was constituted with the prime intention of addressing gaps in state action for women and children and to create gender equitable and child-centered legislation, policies and program. तो ये मेन इसका काम ये था कि जो एक्शन स्टेट ले रहा है पॉलिसीज बनाने में, उसमें चाइल्ड सेंटर्ड, जेंडर इक्वल वाली चीजें होनी चाहिए विमेन और चिल्ड्रन की तरफ. The ministry aims at achieving empowerment of women living with dignity and contributing as equal partners in development in an environment free from violence and discrimination. हम ये भी चाहती है मिनिस्ट्री की ऐसा एक एनवायरमेंट रहे जहां पर वायलेंस और ये सब ना हो और विमेन का एम्पावरमेंट. द मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन 2001. तो एक पॉलिसी बनाई थी 2001 में एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए, एंड द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ विमेन 2016 दैट सीक्स टू आर्टिकुलेट अ विजन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. जिसका काम क्या है, विमेन को एम्पावरमेंट पहुंचाओ. Various important legislations are passed by the Indian legislature in recent years. These include the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, the Sexual Harassment of Women at Workplace. अब देखो, वर्क पहले था कि वर्क नहीं मिलता विमेन को, वर्क लेबर क्लास में वर्क नहीं करती थी कंपनीज वगैरह में, और जब वर्क करने लग गई तो वहां पे वायलेंस और हरेसमेंट चालू हो गया. तो उसके लिए हमको अलग से स्टेप लेना पड़ा कि भाई विमेन का जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए हमको स्टेप लेना पड़ रहा है. तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है और उसको हम डील करते जा रहे हैं धीरे धीरे. तो द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, ये एक्ट बना 2013. मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज, तो मुस्लिम वुमेन को तो बहुत ही ज्यादा अलग ही प्रॉब्लम्स रहे हैं इन इंडिया, तो उनको बचाने के लिए भी एक एक्ट पास किया था 2019. In this chapter, we focused on 3 humanitarian issues that have become important since the 1990s. The issues are the global in nature because they deal with situation that can arise anywhere in the world. तो ये issues भले ही हमने यहाँ पे इंडिया पर्सपेक्टिव से पढ़ा, लेकिन ये पूरे ग्लोबल इश्यूज है, कहीं भी ये हो सकता है. We also saw the role of Indian state to tackle the problems in this issue. In the next chapter, we will study the role of state in the matters of ensuring peace, stability and development in the country. So next हमारा चैप्टर में हम पीस, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट कैसे मेंटेन रहता है कंट्री में वो हम देखेंगे. एंड दैट वाज द एंड ऑफ चैप्टर. आई होप आपको मजा आया, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया. प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्किंग्स करिए, नोट्स बनाइए, बार बार चाहिए तो वीडियो देखिए पॉज कर करके. डाउट्स है तो क्वेश्चन भी कर सकते हो आप कमेंट्स में. एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.